Good morning, students. Today we will discuss about the root mean square value of the AC. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है AC, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, उस वैल्यू का पहले स्क्वायर लेंगे और आफ्टर दैट उसका रूट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो AC जो है उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखो अगर मैं दो सर्किट कंसीडर करता हूँ, वन इज अप्लाई टू द डीसी सर्किट, ठीक है। एक डीसी सर्किट से मैंने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और एक सर्किट जो है उसको मैंने अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरे बल्ब को मैंने अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे करंट जो है 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस सर्किट में डीसी सर्किट, कौन सा सर्किट है ये डीसी सर्किट है, और ये है हमारे पास एसी सर्किट है। डीसी सर्किट में अगर 5 एम्पियर करंट जो है अगर फ्लो कर रहा है तो इसकी जो ब्राइटनेस होगी, ठीक है, तो वो ब्राइटनेस सेम इसी सर्किट में भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एसी में कितना करंट जो है वो फ्लो करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एवरेज करंट अगर हम इसमें कंसीडर करते हैं, एवरेज वैल्यू अगर करंट की हम कंसीडर करते हैं, तो एसी के केस में एवरेज वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एसी के लिए 5 एम्पियर करंट अगर कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो 5 एम्पियर करंट कंसीडर करता हूँ तो ये +5 आएगा, दूसरी तरह से एक नेगेटिव हाफ साइकिल बन रहा है तो ये -5 आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, तो मीन वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सर्किट में ये फाइंड आउट करना है कि मुझे इस सर्किट से कितना करंट फ्लो करवाऊं, ये कितने इसमें रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, कितनी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो इसमें, ताकि वो डीसी के करंट के बराबर आए और दोनों बल्ब जो है सेम इंटेंसिटी के साथ ग्लो करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इसमें अगर कितना करंट फ्लो करवाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर मिल जाती है तो हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना करंट जो वो फ्लो होना चाहिए ताकि इन दोनों की इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाए, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें अगर मैंने 5 एम्पियर करंट डीसी वाले सर्किट में फ्लो करवाया है तो उतना ही करंट मैं एसी में भी फ्लो करवाऊंगा तो दोनों सेम इंटेंसिटी के साथ फ्लो करेंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एसी सर्किट में साइनसोइडल वेव यूज करते हैं जबकि डीसी में डायरेक्ट करंट होता है यूज इसमें, ठीक है। तो इसी चीज को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का यूज किया जाता है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी पीक वैल्यू का यूज करते हैं, किसके अल्टरनेटिंग सोर्स की। मान लो अल्टरनेटिंग सोर्स की पीक वैल्यू जो है वो 5 एम्पियर है, तो इसका रूट मीन वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पीक वैल्यू ऑफ द एसी, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ एसी निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो डेफिनेशन जो हमारे पास बन के आती है, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द स्टडी करंट which produce the same amount of the heat in the conductor, ठीक है। क्या होता है, एक तरह का स्टडी करंट है। अगर स्टडी करंट मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक मेरे पास कंडक्टर है जिसको भी मैंने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, और उसी कंडक्टर को फिर बाद में हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, एसी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोला इसमें, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी करंट। स्टडी करंट आप लोगों को पता है किसमें होता है, डीसी सर्किट में स्टडी करंट चलता है, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन में वो करंट चलता है, व्हिच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ द हीट। यानी कि जब मैं इस डीसी सर्किट में करंट को फ्लो करवाऊंगा तो इस कंडक्टर के थ्रू क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो हीट जो वो जनरेट होगी, तो वो हीट जो जनरेट प्रोड्यूस हो रही है, द सेम अमाउंट ऑफ द हीट इन द कंडक्टर इन ए सर्टेन टाइम, कितने टाइम से कुछ एक टाइम के लिए आप उसको बता रहे हैं, is as produced by the AC in the same conductor during
द फर्स्ट हाफ साइकिल, यानी कि जब हम एसी में उस सेम कंडक्टर को लगाएंगे और एक पूरे साइकिल के लिए उस एसी को चलने देंगे, ठीक है, तो इस कंडक्टर से जो हीट है वो निकलेगी, तो वो हीट जो है किसके बराबर होगी, इस हीट के बराबर होगी जब हम इसको डीसी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने इसको टी टाइम के लिए, मान लो टी टाइम 2 सेकंड है, ठीक है, 2 सेकंड के लिए अगर मैंने इस कंडक्टर के साथ क्या किया, एसी को पास करवाया, तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस की रेजिस्टेंस की वजह से, क्या हीट प्रोड्यूस की, ठीक है, कितनी हीट प्रोड्यूस की, क्यों हीट प्रोड्यूस की। तो सेम उसी कितने ही टाइम के लिए अगर मैं डीसी में करंट फ्लो करवाता हूं और उतनी की हीट जो है वो डीसी सर्किट भी फ्लो करता है, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता एसी, क्या बोला जाता है इसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता एसी। तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता एसी। अब देखो यहाँ पे हम जो इसकी इक्वेशन जो यूज करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है एसी, दैट इज h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इनटू टी वैल्यू यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो करंट का अगर हम मीन निकालने की कोशिश करते हैं, सिंपल अगर करंट की मीन निकालने की कोशिश करें, अगर ये मेरे पास इसी साइनसोइडल वेव है, तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग करंट की वैल्यू वेरिएबल वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर मैं इसकी मीन और एवरेज निकालने की कोशिश करूंगा तो इसकी मीन और एवरेज वैल्यू कितना होगा, इक्विवेलेंट होगा 0। लेकिन जब मैं इसका स्क्वायर करके करूंगा तो इट विल गिव अस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें इस इक्वेशन का यूज करते हुए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, आगे हम करेंगे इसकी डेरिवेशन निकालते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं, वी नो दैट I is equal to I naught sin of ओमेगा t। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी करके बैठे हैं, कर ली है ऑलरेडी हम लोगों ने, किसमें, साइनसोइडल वेव के केस में हमने ये इक्वेशन निकाली हुई थी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन से कंसेप्ट का यूज करेंगे, इस डेफिनेशन में जब हमने पढ़ा तो इसमें हमने मेनली किस चीज के बारे में डिस्कस किया, we will discuss about the heat generated in the circuit, ठीक है। तो हीट जो जनरेट हो रही थी सर्किट में उसके बारे में हम इसमें मेनली डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फॉर अ स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम, कि छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो हीट जनरेट होगी वो हम मान लेते हैं कितनी होगी, दैट इज dH is equal to I square R into T, ठीक है। स्मॉलर इंटरवल टाइम के लिए कितनी हीट जनरेट हो रही है, I square is equal to I square R into T, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है, हमने ऑलरेडी पढ़ कर रखा हुआ है, हीट जो जनरेट होती है I square R into T in the previous chapters, ठीक है। we have discussed about these things। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाती है के लिए, हम ये करेंगे इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो dH will comes out to be I naught sin of ओमेगा t का होल स्क्वायर into R into dt। So dH will come out to be I naught square sin square omega t R into dt। अब हमें इसमें निकालना है कि टोटल अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में टोटल कितनी हीट जो वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्योंकि अगर हमें लार्जर वैल्यू निकालनी है, स्मॉलर वैल्यू अवेलेबल है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन I naught square sin square ओमेगा t into R into dt, क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, हम लोगों ने डेफिनेशन में स्टडी किया कि दैट विल बी हीट प्रोड्यूस्ड ओवर ए कंप्लीट साइकिल, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो टाइम लिमिट जो बनेगी, क्योंकि लिमिट को कौन डिसाइड कर रहा है, टाइम डिसाइड कर रहा है। टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0, कहाँ तक गया, एक कंप्लीट साइकिल। और कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम लिखते हैं हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को यहाँ से बाहर निकालो, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन 1 h के बराबर आ जाएगा। तो ये बनेगा I नॉट स्क्वायर बाहर निकाल लिया, R कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा t dt, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, cos of 2 theta is equal to 1 minus of 2 sin square theta, पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे sin स्क्वायर वैल्यू आ रही है, तो इसको मैं मॉडिफाई करके कैसे लिख सकता हूँ,
ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हम इसकी जगह यूज कर लेते हैं, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा आई नॉट स्क्वायर आर, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह वैल्यू बनेगी मेरे पास 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय 2 इनटू dt। ठीक है, अब इस तरह से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है, तो आगे हम क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन निकाल लेंगे यहां से बाहर, तो h विल कम्स आउट टू बी कितना बन जाएगा, h की वैल्यू आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2 को कॉमन निकालेंगे, दोनों में सेम वैल्यू बनेगी। ठीक है, अंदर इंटीग्रेशन को ओपन कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू t किसकी dt इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा 1 into dt हियर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ किसकी 0 to t that is cos of omega t into dt। समझाए बात ये, 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया हुआ है और इस dt को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस dt को इसके साथ भी, क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों के साथ इक्वली मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन बन के आएगा आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dt किसके इक्विवेलेंट होगा, t के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन रूल्स lower limit and upper limit and integration of cos of omega t, integration of cos of omega t जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, that will be equivalent to the sin of omega t के इक्विवेलेंट आएगा, किसके इक्विवेलेंट आएगा, sin of omega t। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन का रूल क्या बोलता है, जब तक आपका वेरिएबल फंक्शन यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो उसका डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा, ओमेगा बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। क्लियर है, अब इसको ओपन करो सारी ब्रैकेट को, सॉरी ओपन ही करो, इसको भी सॉल्व कर लो, आई स्क्वायर r अपॉन 2 यहाँ पे अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट ये सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस ऑफ 1 अपॉन ओमेगा कांस्टेंट निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बनेगी, साइन अपर लिमिट डाल देते हैं साइन ऑफ, और देखो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ में ओमेगा की वैल्यू भी डाल देता हूं, ओमेगा किसकी इक्वल होता है 2 पाई अपॉन t इनटू स्मॉल t की जगह पहले क्या आएगा कैपिटल T माइनस ऑफ, ठीक है, लोअर लिमिट कितनी आएगी यहाँ पे साइन ऑफ 2 पाई अपॉन t इनटू 0। ठीक है, और क्लोज। अब देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी, आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2 बल्कि यहाँ पे ये वैल्यू 0 माइनस t इसके इक्वल हो जाएगा, t के इक्वल हो जाएगा, इसको यहाँ पे स्टॉप कर दो, माइनस ऑफ 1 अपॉन ओमेगा, thereafter t के साथ t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ 2 पाई, ठीक है, माइनस ऑफ 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ 0, ये सिंपल 0 ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बन जाएगी मेरे पास अब इक्वेशन आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2 इनटू t, और ये सारी वैल्यू साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो 2 पाई की वैल्यू 0 होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, सारा का फंक्शन 0 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा अब h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2 इनटू t, ये बना मेरे पास हीट प्रोड्यूस्ड ओवर ए कंप्लीट साइकिल, एक पूरे साइकिल के अबाउट जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू हमारे पास ये बन गई है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम जो सर्किट में फुल एसी सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको अगर हम रूट में इसके वैल्यू के इक्विवेलेंट मानते हैं तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 और यहीं पे स्टॉप कर लेना है, और ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, दैट इज द हीट प्रोड्यूस्ड ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है, विल बी इक्विवेलेंट टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी, तो यहां पे बन जाएगा ओवर ए कंप्लीट साइकिल h इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इनटू t के इक्विवेलेंट आया। ठीक है, बात समझ आएगी सभी को। अच्छा, यहाँ पे एक बात रहेगी, R भी आएगा रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। ठीक है, गिव दैट इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन इक्वेट दिस टू इक्वेशन, तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन
1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 जो हमने हीट प्रोड्यूस की थी वो किस में फॉर्म में निकाली थी, एक कंप्लीट साइकिल की फॉर्म में हीट प्रोड्यूस होती है, एंड दैट इज इन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग से जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं तो ये वैल्यू बनेगी IRMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, इनटू R इनटू T विल बी इक्वल टू द, अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करके हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, सो दिस कैन बी नाउ रिटन एज I नॉट स्क्वायर R इनटू T अपॉन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, R T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो IRMS का स्क्वायर विल कम्स आउट टू बी I नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो स्क्वायर को जब परे तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब स्क्वायर को पहले तरफ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल बचेगा यहाँ पे I नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये वैल्यू आती है हमारे पास किसकी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द AC सर्किट, ठीक है। और इसी वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, यही वैल्यू जो है हमारे घरों की सप्लाई के लिए भी आती है, ठीक है। कैसे, देखो अगर हमारे घरों की सप्लाई में, देखो आपको ये घरों की सप्लाई के लिए बोला जाता है या फिर मीटर के ऊपर लिखा होता है दैट इज द वोल्टेज इज 220 वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज होती है ये कभी पीक वैल्यू नहीं ली जाती है यहाँ पे, क्योंकि पीक वैल्यू का अगर एवरेज लिया जाता तो वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीक वोल्टेज नहीं होती है, ये वोल्टेज जो हमारे पास आती है दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू आती है हमारे पास घरों में, ये किसी भी अप्लायंस के ऊपर अगर लिखा होता है, या जैसे हम मोबाइल के अप्लायंस देख लेते हैं, उनके चार्जर्स देखते हैं, चार्जर्स के ऊपर लिखा होता है 5 वोल्ट टू 7 वोल्ट, ठीक है। तो वो जो वोल्टेज की वैल्यू लिखी होती है दैट इज नॉट अ पीक वैल्यू, यानी कि वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो वो कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वो करता है हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी घरों की सप्लाई जो है 220 वोल्टेज आ रही है, घरों की सप्लाई कितनी है 220 वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो उस 220 वोल्टेज को किसके मल्टीप्लाई कर दो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को अंडर रूट 2 टाइम्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आई नो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी है, तो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ IRMS, यानी कि अंडर रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, 220 वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू बनती है दैट इज इक्वलेंट टू दैट ऑफ 311 वोल्टेज के इक्वलेंट होती है, ठीक है। यानी कि जो घरों में फ्लक्चुएटिंग पीक वैल्यू जो आती है वोल्टेज की वो होती है 311 वोल्टेज, जबकि जो नोटेशन में साइन लिखा होता है वो होता है 220 वोल्टेज का। ये 220 वोल्टेज किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज कम्स आउट टू बी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द AC, दैट इज I नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। तो इसको अगर हम इसको कैलकुलेट करके इस तरह से लिखते हैं दैट इज RMS I नॉट अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको रिजल्ट देगा दैट इज 0.707 I नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ अगर इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखूंगा तो ये अप्रोक्सीमेट कितना बनेगा 70.7% ऑफ द I नॉट, कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 70.7% ऑफ I नॉट, यानी कि पीक वैल्यू का, ये जो हमारे पास पीक वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम कितना निकालेंगे पीक वैल्यू दैट इज I नॉट, सॉरी P नॉट वोल्टेज है तो P नॉट पीक वैल्यू है, तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी ये आती है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS V, तो ये जो होगा कि एक्चुअल वैल्यू का 70% पार्ट होगा, कितना होगा एक्चुअल वैल्यू का 70% पार्ट, तो ये होगा 220 वोल्टेज के इक्विवेलेंट होती है ये वैल्यू, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द AC।